जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं आज एम्बेसडर इमरान अली साहब। और आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या होगा। सबसे पहले और सारे फहरिस्त जो है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका के और पाकिस्तान जिसमें एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, उसका दूसरा राउंड इस्लामाबाद में शुरू होने का बिल्कुल तैयारी पूरी है। पाकिस्तान ने तो मुकम्मल तैयारी कर ली है। अमेरिकी जो डेलीगेशन से पहले जो उनके लोग आते हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। ईरान की तरफ से कुछ मिली जुली बयानात आए हैं, लेकिन कभी इम्कान यही है कि वो भी शामिल होंगे और एक और राउंड जो है ये सीज फायर बुध के दिन खत्म हो रहा है। और उसके उसके लगभग जो है या उससे पहले वो एक तो सीज फायर की एक्सटेंशन होनी है और बाकी जो पेचीदा मामलात है उसके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो क्या ये प्रोस्पेक्ट है इन मुज़ाकरात का कि ईरान की पोजीशन में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है? अमेरिका की पोजीशन में कोई अमेरिका की तो बढ़ के बहुत ज्यादा आई है ट्रंप की तरफ से। और यही वजह है कि एक कंफ्यूजन जारी है दुनिया भर में। तो इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे एम्बेसडर साहब से, और एम्बेसडर साहब से ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या कैलकुलेशन है स्ट्रेटेजिक, और ये एज अ मीडिएटर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर उनके पास कोई मालूमात या उनका एनालिसिस दोनों हम लेते हैं। जी सर, वेलकम बैक। जी जी, थैंक यू। पूरा इस्लामाबाद जी वेट कर रहा है इस मोमेंट को दोबारा। बीच में कल सारा दिन ज़रा डाउट्स थे, अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं, लेकिन वो शहर की तैयारी देख के लोगों को अब यकीन हो गया है कि शायद ये टॉक्स होंगी। तो इस्लामाबाद इज़ होपफुल जी। जितना मुझे पता चला है, इस दफ़ा तैयारी 1 दिन की नहीं है, तैयारी 2-3 दिन की है। हम्म। अ, 3-4 दिन की शायद। वो मेंटली तैयार हैं। बल्कि मैंने सुना है कि जो होटल है वो 5-5 दिन के लिए बुक्ड हैं, दोनों जो मैरियट और सेरेना है। तो इससे शायद ज़ाहिर होता है कि कंटिंजेंसी प्लान है जी। लेकिन एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान। वो कुछ ऐसा है जी कि ईरान की एक्सपेक्टेशन थी जब उन्होंने अपना होर्मुज़ को खोलने की बात की थी, जब फील्ड मार्शल साहब वहाँ गए हुए थे, कि अमेरिका भी रेसिप्रोकेट करेगा और वो ये जो ब्लॉकेड है इसको बहुत सीरियसली नहीं लेगा, कोई बात करेगा। अमेरिका ने उल्टा अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए ब्लॉकेड को बहुत ही आबोताब के साथ नाफ़िज़ कर दिया। आज तो वो शिप का वाक़या भी हो गया है। जी। लेकिन वो तो ये वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो दूर नहीं हुई। लोग इसमें ये भी रीड कर रहे हैं सर, जैसा कि आप और मैं डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ ईरान में भी पावर सेंटर्स हैं। तो वो दे डोंट वांट, वो नहीं चाहते कि वो लेट डाउन हो, और वो भी अपनी उन्होंने पब्लिक के सामने जाना है। और इतना नुकसान हुआ है ईरान का कि वो पोज़ीशन ऑफ वीकनेस से नहीं जाना चाहते नीचे। तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस की वजह से जो अमेरिका कर रहा है, और उसके जवाब में फिर ईरान ने अपना होर्मुज़ बंद कर दी। तो थोड़ी-सी पोज़ीशंस हार्डन हुई हैं, और अभी एक शायद प्रेज़िडेंट साहब का ईरान के बयान आया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। वो हमसे सरेंडर माँग रहे हैं, हम हम्म। सरेंडर नहीं करेंगे। तो वो ऑनर और डिग्निटी वाली बात है सर। तो बैकग्राउंड ये है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया लग रहा है लोगों को कि इवेंचुअली ईरानियन डेलीगेशन आ जाएगा सर। जी बिल्कुल, मेरा भी सर यही है। उन्होंने जैसे आपने कहा डोमेस्टिक ऑडियंस को भी प्लीज करना है और उनको क्या कहते हैं खुश रखना है। तो यही वजह है कि उन्होंने जो अपना भरम जिसे कहते हैं वो रखने के लिए इस तरह की सर गुफ्तगू तो वो करेंगे। मगर आपका सवाल ये पैदा होता है कि देखिए अभी तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है जंग बंदी की, सीज फायर की जो कंटिन्यूएशन है। 2 हफ्ते का था, एक्सपायर हो रहा है। पहला तो वो एक होगा मौजू। फिर हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियर के मामले के ऊपर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत सारे प्रपोजल्स जो हैं अमेरिका के भी, ईरान के भी, पाकिस्तान की में मिडिल ग्राउंड जो है वो रखी हुई है मेज के ऊपर। तो एक तो वो इशू होगा जिसका सा, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ओपनिंग है, जो कि खुद ईरान की तरफ से भी वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। वो एज सच उसका राइट नहीं है कि वो किसी भी गुजरगाह को बंद कर दे बिल्कुल। कवानीन के तहत।
तो आप क्या समझते हैं कि इनके मामलात के ऊपर भी कोई पेशरफ्त आगे होगी, या इधर फिर वहीं पर डेडलॉक जारी हो जाएगा, वो कंटिन्यू करेगा? देखिए, न्यूक्लियर के ऊपर जो सुनगुन ये आ रही है कि जो ईरान का प्रपोज़ल है कि वो अपने डाउनग्रेड कर देंगे, जो 60% तक हुई है, वो सबसे ज़्यादा इस वक़्त समझा जा रहा है प्रैक्टिकेबल। ओ उसकी उसकी जो गारंटी है आईएईए देगा या कौन देगा, इसके ऊपर बात हो रही है। शायद अमेरिकन्स चाहते हैं कि वो खुद देखें, और ईरान शायद चाहता है कि एनपीटी के हिसाब से ये हो। तो एक तो ये है। दूसरा, जो अपना हुर्मुज़ है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान की तरफ से। अब 2 रीज़न्स हो सकते हैं, एक तो मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशन हो सकती है कि हम जी इसको इसको अपनी सॉवरेनिटी में रखेंगे और जब चाहेंगे खोलेंगे या जब चाहें बंद करेंगे। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी जगह भी इसको ईरान की न्यूक्लियर वेपन कहा जा रहा है, अपना हुर्मुज़ को, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ को। तो इस पे ईरान को जी नेचुरली, जिस तरह आपने फरमाया, गिव इन करना पड़ेगा। अब ये इन एक्सचेंज ऑफ क्या गिव इन करते हैं, मेरा ख़्याल है वो चाहेंगे कि उनको तमाम चीज़ें बाकी मिल जाएँ, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त सैंक्शंस हैं। और सैंक्शंस की जी जो मैंने आज पता कर सका, अमेरिकन्स जो थे वो सैंक्शंस की लिफ्टिंग बतदरीज करना चाहते हैं। वो सैंक्शन चाहते हैं कि जी 6 मंथ्स का प्रोसेस हो सर, जिसमें वो करें और ईरान का गुड बिहेवियर देखें। ईरान बहुत जल्दी चाहता है। अमेरिकन्स ने ये बताया कि प्रोसीजरली बायलैटरल सैंक्शंस को हमें मुल्क जाना पड़ेगा, और शायद इस किस्म का एक्सक्यूज़ लिए कि हमारे पास पूरी अथॉरिटी नहीं है। तो ईरान ने कहा नहीं, आपको फिर ये मैनेज करना पड़ेगा अगर आप हमसे कंसेशंस चाहते हैं। तो जो पेस है उसका, उसके ऊपर उसके ऊपर बात है। फिर जी एक स्टिकिंग पॉइंट जो राइज़ हुआ है पिछले 48 घंटे में, वो सुनने में आया ये है कि जो लेबनान के ऊपर इंट्रूड कर गया, सीज़फायर तो हुई है, लेकिन जो इंट्रूड कर गया है इज़राइल, वो लग रहा है कि गोलान हाइट्स की तरह एक किस्म का वहाँ भी बफर ज़ोन बनाना चाहता है। वो ईरान के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस पे उनको 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 वापस जाना पड़ेगा। अमेरिकन्स को लगता है कि ईरान उसके बारे में, और ईरान ने बार-बार वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात की है कि हम एज़ अ होल जिएँगे और मरेंगे। अब ये इमोशनल बातें भी हो सकती हैं, और वो सीरियसली भी लेंगे इसको। तो जो लेबनान में हुआ है, इन केस नाज़रीन को नहीं पता, तकरीबन तकरीबन वहाँ से 10 लाख लोग वहाँ से माइग्रेट किए हैं। बुरी हालतों में वापस पहुँचे हैं, बच्चों की चीज़ें लेके, तो घर टोटली डिस्ट्रॉयड हैं। द इमोशनल और फिज़िकल जो वहाँ हुआ है, वो एक किस्म का गाज़ा 2 की है। और जी 4 मिनट पहले सर, सीज़फायर होने से आके उन्होंने एक 16 लोगों को और वहाँ मार दिया। कोई भी उसमें हिज़्बुल्लाह का नहीं है। दे आर कॉमन सिटिज़न्स, चिल्ड्रन। मतलब है इज़राइल की ये जो पॉलिसी है, काश अमेरिका भी ये देखे कि यार दिस इज़ टू मच। यू डोंट हैव टू किल थ्रू। और वेस्ट बैंक में किलिंग्स जारी हैं, गाज़ा में और लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस और बाकी चीज़ें जिसकी खातिर पाकिस्तान ने अपनी सारी रेपुटेशन भी रिस्क की थी, अमेरिकन्स को सोचना चाहिए इसके बारे में। दिस इज़ टू मच। दिस इज जी बिल्कुल, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन तो सर इस हवाले से बड़ा क्लियर हो चुका है। मैं अर्ज दिखाऊं आपको, अर्ज सर, करूं आपसे कि उन्होंने बेसिकली यहाँ पर इस वक्त सबसे हाईएस्ट एंटी इजराइल एक सेंटिमेंट जो है वो मौजूद है, और वो मीडिया उसको बार बार जो है ट्रैक भी कर रहा है और उसको हाईलाइट भी कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत नई डेवलपमेंट है जी। विद इन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट। आपके आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर वो ये प्रॉक्सीज वाला मामला, इसका लार्जर ये तो इशू अभी एड्रेस हुआ ही नहीं है। हिजबुल्लाह, हमास, वो जो इराक के अंदर मिलिशियाज हैं, और हुतीज जो हैं उधर यमन के,
तो ये चार जो ये एक्सेस सो कॉल्ड एक रेजिस्टेंस का जो है, इसके ऊपर तो भी ईरान बिल्कुल बात करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से एक जो ऐसा इशू है जहां पर कोई अंडरस्टैंडिंग शुरू हो सकती है, वो एसेट्स को अनफ्रीज करने पर है। कुछ एसेट्स जो कि ईरान समझता है कि उसके साथ ज्यादती की गई है तारीखी तौर पर, और वो है भी, तो शायद वो आप वहां पर कोई बातचीत हो पाए। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई मतलब है जी लाइक? जी बिल्कुल है जी। और वो यहाँ लोग उसको लो हैंगिंग फ्रूट कह रहे हैं कि अमेरिकन को कम से कम ये करना पड़ेगा। और वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने हिंट भी किया था, अमाउंट थोड़ी सी कम बता गए थे, लेकिन हिंट किया था कि वो अवेलेबल होगी ईरान को। आई थिंक दे विल, ये अमरीकी करेंगे जी। वो जो एसेट्स हैं, कुछ लोग उसको 120 बिलियन डॉलर्स पे बता रहे हैं टोटल, सब्सटैंशियल अमाउंट है। कुछ लोग उसको कम बताते हैं, जी, 20-30 बताते हैं। तो जो भी है वो अमेरिकन जी, मैंने यहाँ सुना है कि करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, तो ये फिर बहुत बड़ी पेशरफ। और अमरीकियों को जहां पैसा लगाना होता है वो उनके लिए आसान होता है बनिस्बत के जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज को हैंडल जी करने हाँ। होते। तो जी हाँ, जी। तो ये शायद एक ट्रस्ट भी अर्न कर दे, और ईरानी पब्लिक को ये ईरान की हुकूमत दिखा भी सके कि देखो, हमने जो अपने नाजायज हमारा पैसे दबा के बैठा हुआ था अमेरिका, हमने वापस ले लिए हैं। शायद इससे कोई डोर ओपनिंग होती है। जी, लेकिन जी। लेकिन एम्बेसडर साहब, फिर भी मसाइल तो रहेंगे। न्यूक्लियर इनरिचमेंट का क्या करना है, जो यूरेनियम जिसकी अफजाइश हो चुकी है। नई वाली पे तो चलो कोई टेम्पररी बैन लग सकता है, जो हो चुका है उसका भी तो कुछ बंदोबस्त करना है कि वो कहाँ जाएगा। अब एक प्रपोजल मैं पढ़ रहा था, आई डोंट नो कितना दुरुस्त है, कि जी पाकिस्तान ले आए हैं उसको। अब क्या ये ऐसा भी कोई मुमकिन हो सकता है? आई डोंट नो। देखिए देखिए सर, हम हमारा न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो कमांड एंड कंट्रोल का है, वो तो इम्पेकेबल है। बाकी लोग जो मर्जी कहें, वो इम्पेकेबल है। लेकिन मैंने सुना है, यहाँ जो सुन-गुन ली है, उसमें लग रहा है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर वो ले आएगा, तो काफ़ी इंट्रूसिव किस्म की इंटरनेशनल ओवरसाइट उस पे होगी, या पाकिस्तान से पूछ-कुछ होगी। तो वो थोड़ा-सा पाकिस्तान रिलक्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि अभी जब वो ईरान तेहरान गए थे, तो शायद पाकिस्तान ने कोई रज़ामंदी भी ज़ाहिर की है। ओह, ओके। लेकिन अभी तक उससे पहले का ये लोग कह रहे थे वो रिलक्टेंट थे। लेकिन चूँकि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान पीस चाहता है, तो एक ये भी है। और ईरान ने भी पाकिस्तान को कहा है कि अगर हम आपको देंगे, तो हमारा बिट्रेयल नहीं ज़ाहिर होगा। हाँ, हाँ, ये भी अगर बात। हम किसी और को देंगे, तो लगेगा कि जी बिट्रेयल करके इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमसे ले लिया। तो ये अब अमरीकियों का से भी पूछना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं। एक दूसरा प्रपोज़ल ये है कि उसको आईएईए के होते हुए उसको उसकी परसेंटेज से कम कर दिया जाए। मुझे इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली नहीं पता, लेकिन जी, लोग कहते हैं कि ये मुमकिन है जी। ये उसको डिग्रेड कर सकते हैं, कोई डिग्रेडेशन का तरीका होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो ये जी, कहते हैं। जी, तो बिल्कुल। ये ये दूसरा है जी। ये दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग, आपने सारी ऑप्शंस बताए। वैसे ये मामला तकनीकी है ना असल में, तो यही वजह है कि पिछली बार भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए थे, और जब ये विटकॉफ वगैरह ने भी डायलॉग स्टार्ट किया था ईरान का, तो सर आपको याद होगा कि उनके पास तो ये टेक्निकल नो हाउ ही नहीं था। ये जेरेड जी, जी। कुशनर दामाद जो है, शाही दामाद, और विटकॉफ जो है तो वो, उनको पता ही था कि क्या ये इनरिचमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो आप बता रहे हैं। मतलब ये ऑप्शंस भी सारे फहरिस्त आ जाए। तो चले जी, एक तो ये अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है, दूसरा ये है, तीसरा सर ये जो इम्पोर्टेंट, हमने प्रॉक्सीज की भी बात कर ली, जो कि एक अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, अब जबकि ईरान को इतना बड़ा एक कार्ड उसके हाथ में आ गया है, तो इतनी आसानी से वो गिव अप कर देगा कि वो दोबारा वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, मैं आलमी कवानीन की, आप तो आलमी कवानीन की पासदारी करते नहीं है, आई अमरीकी, लेकिन हम करेंगे। ये भी आपको पता है कि ईरानी पब्लिक में नहीं चलेगी ये बात।
ये जी अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज़ का है ना जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। हम्म। क्योंकि अब मेरा ख्याल है अमरीकियों ने ब्लॉकेड इसलिए किया था कि वो उसको एक्सचेंज कर लेंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज़ के खुलने के साथ। लेकिन ईरान इज़ गोइंग टू हैंग ऑन टू इट। सुनने में आया कि डिवीज़न है जी, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हाँ जी। फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, वो समझते हैं कि ये टेनेबल नहीं है, इसको इसको बंद रखना या इसको लीवर के तौर पे इस्तेमाल करना। अ, अलबत्ता जो आईजीआरसी वाले हैं, वो समझते हैं कि दिस इज़ अ लीवर इन देयर हैंड्स। उसका लोग यहाँ ये बातें करते हुए पाए गए हैं कि यार, ईरान अभी मान जाए, जब भी अगर करना हुआ तो उसकी सॉवरेनिटी होगी, वो आस-पास होंगे, वो उसको बंद कर सकते हैं, अभी मान जाओ। लोग यहाँ ये कहते हैं कि ईरान को भी थोड़ा-सा थोड़ी-सी लचक दिखानी चाहिए, हंड्रेड क्योंकि परसेंट यू हैव टू सेव योरसेल्फ फॉर अनदर डे, और अवाम इतने अरसे से पिस रहे हैं। कम से कम अवाम की बहबूद के लिए, ये जिस तरह आपने फरमाया डीफ्रीज़िंग की बात है, उसके अलावा बाकी सैंक्शंस लिफ्ट हों, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बने। और दूसरा, यहाँ ये भी एक बात पाई जाती है कि ये ग्रेट सैटर्न और बाकी चीज़ें जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन है, इसको थोड़ा-सा टोन डाउन करें। हर जी। वक़्त इसका प्रचार करना। और तीसरी चीज़, यहाँ ईरान से एक्सपेक्टेशन जो लोग सोचते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ अब ये ईरान को हर वक़्त जीसीसी के खिलाफ महाज़ नहीं बनाना चाहिए। दे शुड यूज़ देयर डिप्लोमैटिक ऑफिसेज़, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। हो भी सकते हैं, बीच में थॉ भी हुआ था, तो कुछ चीज़ों में वो समझते हैं कि एक एक यूनिपोलर सी वर्ल्ड में, मिलिटरीली यूनिपोलर वर्ल्ड में उन्होंने मुकाबला तो कर लिया है अमेरिका का, लेकिन फिर भी वो एक हाथी है। और ईरान ने सफ़र बहुत किया है, तो ईरान को थोड़ी-सी लचक दिखानी चाहिए तमाम मामलात पे। जी, बिल्कुल, लचक बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहादुरी और खुदकुशी में काफ़ी फ़र्क होता है। और ख़ुसूसन अपने अवाम को जो तकलीफ़, उनको भी तो कितने सालों से आपने ज़िक्र किया है, ये एसेट्स का हवाला हो या ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अभी प्रोटेस्ट इतनी ज़्यादा हुई थी, और जो जी। वहाँ पर इन्फ्लेशन और करेंसी की सूरत हाल है, तो वो बेसिकली ईरानी जो है लीडरशिप को सोचना होगा कि वो कब तक इसको ये करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सर, ये अब मामला तो वो होंगे सो होंगे तय। लेकिन अभी सरे दस जो है इम्पोर्टेंट इशू ये है कि अगर ये सीज फायर होता है, देखिए यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, और आई नो हमने पहले भी इस पे शायद एक बार बात की है कि इधर एक स्पॉइलर एक्टर मौजूद है इसराइल। आपने शुरू में उसका जिक्र भी किया, और आपने कहा किस तरह से वहशियाना तरीके से वहां पे लबनान में जो कुछ किया जा रहा है, और उसका तस्करा आलमी मीडिया भी कर रहा है। लेकिन सर, ये एक ऐसा मामला है कि ये तलवार लटकी रहेगी जब तक कोई इसराइल के साथ भी किसी किस्म की कोई अमेरिका या तो ट्रंप में अगर इतनी हिम्मत है कि वो उसको रोके, इसराइल को शट अप कॉल दे, या कहे कि बंदे का पुत्र बनो, या कोई इमदाद रोके, कोई लीवर इस्तेमाल करे जो बाकी दुनिया पे वो इस्तेमाल करते हैं अमेरिका। क्या इसका इम्कान है विद दी ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन? असल में जी, ट्रंप के अलावा कोई और प्रेज़िडेंट होते तो वो ज़रूर चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन पे समझ आ जाती। पार्टी स्ट्रक्चर ट्रंप उस प्रेज़िडेंट को रोकता, उसका बेस रोकता। लेकिन इधर एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसको व्हिम्सिकल है, वो मूड स्विंग्स हैं, व्हिम्सिकल है। और मज़ेदार बात ये है कि कैबिनेट में भी कोई बहुत अक्लमंद लोग नहीं है। एक वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ ले आएँगे दोबारा। अ, उ तो किसी को समझाना पड़ेगा। और एक तीसरी बात है कि जितना फील्ड मार्शल साहब का और पाकिस्तान की लीडरशिप का ईरान के साथ राब्ता है, ईरान को वो कन्विंस भी कर लेते हैं, बीइंग सेमी इक्वल कंट्रीज़, वो सब कुछ ट्रंप को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। उधर एक ऐसा आदमी बैठा है जिसको आप ये नहीं कह सकते उसके फेस पे कि आप गलत कर रहे हैं। इट वुड बी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम पाकिस्तान। कोई और मिल जाए साथ, कोई टर्की बता दे, टर्की की वो इतनी इतनी बात ही शायद ना सुने। तो किसी को एडवाइस करना पड़ेगा
कि भाई फॉर वर्ल्ड पीस टू गो डाउन इन हिस्ट्री, एक अमन पसंद प्रेसिडेंट के तौर पे जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए, आप प्लीज अमेरिका का ख्याल करें और शट अप कॉल दें। कम से कम एक पब्लिकली कॉल तो दें। और ये बात मैं आपको बताऊं सर, ये मुज़ाकरात का में भी एक सेंट्रल थीम रहेगी। बार बार ये सवाल पूछा जाएगा कि यार इसराइल ने अगर हम पे अटैक कर दिया, आप क्या गारंटी दे सकते हैं? ये बार बार पूछा जाएगा, मैं पूछा यही गया बता भी रहा है। था जी, बिल्कुल उम्मुल शराइत जो है उसमें ये वाली गारंटी वाली सबसे बिल्कुल, अहम है। बाकी चीजें बिल्कुल, ना भी बिल्कुल। अभी तय हो, और मेरे ख्याल से ये गारंटी तो कम से कम अमेरिका को देनी पड़ेगी टुवर्ड्स ए सेटलमेंट। आपने जी, सर ये टीम की बात करे थे, आपको पता है कि ये जेडी वेंस जो है ये सबसे लाइक है ट्रम्प की टीम में, येल का पढ़ा जी, हुआ है, कानूनदान है, ये अपने आप को डम डाउन करता है बिकॉज जिस तरह के लोग इर्द गिर्द है यस, कैसा वाला क्राउड, तो ये अपनी इंटेलिजेंस, उसकी अपनी जो जहनी स्किल्स हैं उसको बहुत ज्यादा लो करता है, और बल्कि अपने आप को अब पोज भी करता है कि ये क्रिश्चियन दाएं बाजू का गांव का छोरा है। इसने किताब भी लिखी थी, हालांकि वो भी एक शख्सियत साजी सियासत के लिए लिखी थी। बाकी तो पीट हेग्सेट के बारे में तो कल 2 दिन से यहाँ पे र्यूमर था कि शायद उसको फारिग कर देगा ट्रम्प, कोई अंदर। अच्छा, हाँ जी, ये सोशल मीडिया पे बहुत चला, लेकिन फिर मेरे ख्याल से पीछे हट गया क्योंकि इन हालात में बेसिकली वो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी आर्मी का चीफ भी बदला है और कितने जनरल्स को बदला है, ऊपर से सेक्रेटरी ऑफ वॉर को भी बदल दे, तो इट गिव्स अ वेरी ऑड इंप्रेशन टू अमेरिका एंड इट्स एलाइज। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन मैं आ रहा हूं गारंटी की तरफ। आप ये समझते हैं कि ये गारंटी मुमकिन है अमेरिका के लिए? उसमें फिर यकीनन इसराइल वाला फैक्टर प्ले होता है सर। बाकी तो कोई, मेरे ख्याल से बाकी तो कोई मसला नहीं होना चाहिए गारंटीज में। सर बाकी तो कोई मसला नहीं। अमेरिका खुद दोबारा इसराइल के मिड टर्म्स के बाद कहीं इसराइल के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। इसराइल अपने नेतन्याहू के इलेक्शन के बाद कहीं कोई एक्शन ना लेने पे तैयार हो जाए। ईरान को इस बात का बहुत खतरा है। हम्म। इसलिए मैंने ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ फ्लोट की है, आपके प्रोग्राम में भी की है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से नेशनल लेवल का, सऊदी अरेबिया जितना नहीं, एक एक डिफेंस एग्रीमेंट ईरान के साथ इस वॉर के बाद, इस पीस के बाद शायद करना पड़े, अगर आप वाक़ई मिडल ईस्ट में अमन चाहते हैं तो। पाकिस्तान एक्सपोज़ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान लाइमलाइट में आ जाएगा इज़राइल के लिए, लेकिन जस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए पाकिस्तान और तुर्की को सोचना चाहिए कि वो ईरान को कोई कोई गारंटीज़ दें म्यूचुअल डिफेंस की। अगर पाकिस्तान अकेला नहीं जाना चाहता, तो पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलके जो पुरानी ईसीओ है, पुरानी आरसीडी है, अ, वो तो इकोनॉमिक कोalitions थी। इसमें अगर आप इसको निकाल दें सर, तो अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, नेटो, ये तो अव्वल तो करेंगे नहीं, इसमें पढ़ेंगे ही नहीं। अगर पढ़ भी जाएँ तो वो मीनिंगलेस है जी, उनकी हम्म। ब्रिटेन एक हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन भी क्यों पड़ेगा बीच में इसके? ब्रिटेन भी ब्रिटेन क्यों भी, करेगा? बिल्कुल। वो भी दूर रहेगा। रूस और चीन, रूस का तो ख़ैर क्या कहना, एक हो सकता है कि समिट पे जाके कोई ऐसी बात हो, वो भी वैसे इम्प्रोबेबल है कि अमेरिका और चाइना मिलके कोई ऐसी बात कर दें, लेकिन इतनी उनकी भी अभी फ्रेंडशिप नहीं हुई कि वो दोनों मिलके जॉइंट गारंटर्स बने। ये भी एक एलिफेंट इन द रूम है सर। इस पे क्या आप जितना भी क्रिएटिवली सोचें, कोई हल इसका नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि प्रेज़िडेंट ट्रंप को वही नाज़िल हो जाए और उनको समझ आ जाए कि उनके अपने लिए और दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए ये ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ इज़राइल करेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, इसके नुकसानात ही नुकसानात हैं, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे ये, आपने चूंकि तुर्की का जिक्र कर ही दिया, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहता था कि तुर्की के हवाले से ईरान और तुर्की के भी जो ताल्लुकात माजी में कोई इतने अच्छे नहीं रहे, उनकी भी बड़ी सर, जिसे कहते हैं आपस में मखासमत भी रही है, कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, अभी भी वो, मतलब अभी तो खैर हालात, वो तुर्की इज प्लेइंग अ पीस ब्रोकर रोल, लेकिन ये जब हो जाएगा उसके बाद दोबारा इनकी, क्योंकि इनकी इनकी भी तो एक वो है ना, कंपटीशन है
ऑफ कंट्रोल सीरिया के ऊपर, दीगर जी, ऊपर। जी। तो ये तुर्की के, और फिर तुर्की का इसराइल के साथ भी मामला, मसला है वहां पे इसराइल में जो आ रहा है। आप क्या ये समझते हैं कि अगर ये ईरान का मसला जो सेटल होता है, इसमें तुर्की का भी इंपॉर्टेंट एक फरीक बनना पड़ेगा? क्योंकि अगर यहां से मामला ठीक होता है तो इसराइल ने यकीनन तुर्की के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ स्टार्ट करनी है। वहां तो बहुत ज्यादा इसकी एंटिसिपेशन है। जी, बिल्कुल है एंटिसिपेशन। और आपने वो एक जो कंटेंडर है प्रीमियरशिप का इज़राइल की, उसका एक आया था कि वो सुन्नी एक्सिस के खिलाफ इज़राइल को काम करना पड़ेगा, जिसमें तुर्की का और पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का नाम लिया था। तो वो तो पहले ही मेरा ख़्याल है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन 3 ममालिक में प्रोबेबली वो स्ट्रेंथ है कि वो ईरान के साथ मिलके बुलवाक बना सकते हैं इज़राइल के खिलाफ। इज़राइल के खिलाफ एक मुल्क मुल्क के बस की बात नहीं है कि एक मुल्क करे, एक कोalition मुस्लिम कंट्रीज़ की हो, लेकिन ईरान को भी अपनी आइडियोलॉजिकल रवैये, उनमें ख़ास तौर पे जो अपने नेबर्स हैं, जी उनके साथ हर वक़्त एक लड़ाई का और ये प्रॉक्सीज़ का, इस पे ईरान को रीथिंक करने की ज़रूरत है, बहुत रीथिंक करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, बहुत मैं समझता हूँ कि एब्सोल्युटली सर। तो दूसरा मैंने आपसे ये भी इसी मौजू पे बात करनी है कि पाकिस्तान की, ये अगर मैंने देखा अभी एक गालिबन द गार्डियन में हमारी तो फ्रेंड हैं, फॉर्मर एम्बेसडर मलिहा लोधी साहिबा। तो उन्होंने ये उनके कमेंट्स थे उस एक लंबी रिपोर्ट में, जहां पे उन्होंने कहा कि ये सारी सेंट्रल जो इसमें रोल है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है, और फॉरेन ऑफिस को गालिबन उन्होंने कहा कि अपेंडिज है, या सेकेंडरी या साइड रोल है, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन ऑफिस। तो मैं चाहता हूं कि आप इस असेसमेंट से अग्री करते हैं क्या? ये जो अभी हो रहा है पिछले चंद हफ्तों में, इसमें हमें तो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि सारे ही लगे हुए हैं। सिविलियन गवर्नमेंट भी लगी हुई है, फौजी भाई भी लगे हुए हैं, आईएसआई भी लगी हुई है, फॉरेन ऑफिस तो उसका तो काम होता ही है, सारी ड्राफ्टिंग और ये और वो। तो आप क्या समझते हैं, हाउ वुड यू फ्रेम दिस इफ आई वर टू आस्क यू कि पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक रोल जो अभी बढ़ा है पिछले चंद हफ्तों में, उसमें कौन से एक्टर्स, नॉट एज एन अदाकार बट एज कंट्रीब्यूटर्स, सर उनका क्या आपस में रिलेशनशिप है, उनकी क्या हायरार्की, अगर इफ एनी, इफ एट ऑल? जी है, उसकी हायरार्की है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लीडर है वो ही इज़ द सीओएस। ठीक। इसमें वी शुड फेस इट। लेकिन मैं फॉरेन ऑफिस को और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी अपेंडेज नहीं कहूँगा। कई चीज़ें हैं जिसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बिल्कुल पीछे हट के, अब मतलब है ये जो होस्टिंग है, ये जो टॉक्स हैं, इसकी ड्राफ्टिंग, राइटिंग, इन चीज़ों में। और मेरा ख़्याल है 2 बड़े काबिल एडिशनल सेक्रेटरीज़ जो सामने नहीं आए, वो फील्ड मार्शल साहब के साथ गए हुए थे ईरान, और इससे हम्म। ज़्यादा तो इंटीमेट उनका कोई विज़िट नहीं था। ये सही है कि इसके अलावा काफ़ी शटल डिप्लोमेसी फील्ड मार्शल साहब ने अलोन की है, लेकिन उसमें भी मेरा ख़्याल है वो और डार साहब मिलके बड़ी अच्छी टीम बनाते हैं। ये सही है कि और मैं फ़ॉरेन ऑफ़िस के ऐसे ऑफ़िसर्स को जानता हूँ जिनके हाथ से ये सब कुछ निकला है, जो अभी भी शामिल हैं, जो अभी भी अपनी-अपनी सफ़ारतों को छोड़ के लोग इस्लामाबाद आए हुए हैं, कोई डिसआर्मामेंट का एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ का एक्सपर्ट है। लेकिन यहाँ तक डॉक्टर लोधी ठीक हैं कि इट इज़ लेड, the process is led, we should face it. हाँ। It's led by it's led by the field marshal, very ably assisted. देखें, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा तारीख़ पाकिस्तान का पता है, ये सिविल मिलिट्री वाले हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। हाँ। जब भी इनके अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं, उस वक़्त भी लड़े होते हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन 3 इंडिविजुअल्स में टॉप पे फील्ड मार्शल साहब में, इसहाक डार साहब में और वज़ीर-ए-आज़म साहब में डिसोनेंस नज़र नहीं आती। राइट। ईरान की स्टेट में डिसोनेंस नज़र आती है, अमेरिका में आपको थोड़ी बहुत जी डिसोनेंस जी, नज़र आती बिल्कुल है, है। बिल्कुल है। एक पाकिस्तान गलती से जो तारीख में डिसोनेंस से सफ़र करता रहा है, पाकिस्तान की स्टेट में आपको डिसोनेंस नज़र नहीं आती। जितना मर्ज़ी एक मकतबा फ़िक्र ने
किसी को अजीब अजीब नामों से नवाजा है, बड़ा कुछ किया है, लेकिन उनके दरमियान क्लीवेज नहीं ला सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान, आपने अभी बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया था एक प्रोग्राम में कल शायद, होल ऑफ द कंट्री, होल ऑफ द स्टेट अप्रोच जी के साथ गया है। ये बड़ी प्राइम एग्जांपल है होल ऑफ अ नेशन अप्रोच की। तो लेड बाय द फील्ड मार्शल, एंड सिर्फ फौज नहीं, उनकी अपनी शख्सी अंडरस्टैंडिंग लीडर्स के साथ, और इसहाक डार साहब की भी शख्सी अंडरस्टैंडिंग लीडर्स के साथ, और प्राइम मिनिस्टर साहब का रोल एज एन एनेबलर। अब कल 45 मिनट की उन्होंने बात ईरानियन प्रेसिडेंट से किया, आई एम श्योर कन्विंस कर रहे होंगे कि प्लीज डोंट पुल आउट, वरना 45 मिनट की बात इतनी लंबी, सर आपको पता है कहाँ होती है, वो लगी लिपटी बात होती है। जी जी उन्होंने कहा जी जी। होगा डोंट पुल आउट। आज डार साहब की भी शायद थोड़ी देर पहले आई सॉ ये टेलीविजन पे कि वो भी बात कर रहे हैं। तो पहली दफा ये लोग इकट्ठे लग रहे हैं। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, ये बड़ी रेयर कॉन्स्टलेशन जिसे कहते हैं। और होल ऑफ द जी सिस्टम, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि ये इंटरप्रिटेशन की बात होती है। देखिए ये तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का रोल अव्वल दिन से, बल्कि 1953 से डोमिनेंट रहा है। और खारजा जी पॉलिसी में उस वक्त अयूब खान जब आर्मी के चीफ थे, अभी वो नहीं बने थे सदर पाकिस्तान, और कू नहीं हुआ था, उस वक्त भी वो दौरे कर रहे थे अमेरिका के और यूके के। तो ये बल्कि किस सर अगर आप किताबें पढ़ें, वो सफीर से नहीं बात करते थे, वो डिफेंस अटैचे से बात करते थे। रही सारी होगा, एग्रीमेंट डिफेंस अटैचे के थ्रू होती रही थी। होगा। तो आपने बिल्कुल, तो सर वो एक हिस्ट्री, वो डीएनए का भी मसला है पाकिस्तान के। मगर मैं इस बार जो चेंज देखता हूं, चेंज ये देखता हूं कि जैसे आपने कहा कि अब उसको, जाहिर बात है कि सियासी जो नाकदीन है गवर्नमेंट के, वो ये कहते हैं कि जी ये चूंकि एक प्लांटेड हुकूमत है, एक नाजायज हुकूमत है, वगैरह वगैरह, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन बात यह कि यहाँ पर सियासी कुव्वतें जो हैं, सियासी पार्टियां भी जो हैं, और हत्ता कि पीटीआई के भी बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका एक फर्क व्यू है। जो जी अंदर है वो भी इस वक्त बैक कर रहे हैं पाकिस्तान की इस एफर्ट को। मीडिया भी बैक कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी बैक कर रही, सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं। तो एक बड़ी हम आहंगी, जिसे आपने कहा कि वन पेज इस तरह का दिखाई नहीं दिया, और इसी वजह से ये इफेक्टिव हो रही है ये पूरी कार्रवाई। जी जी बिल्कुल। आपको एक एग्जांपल सर दूं, जब ज़िया साहब जुनेजो को लेके आए थे नॉन पार्टी इलेक्शंस करवाने के बाद, लोग कहते थे जुनेजो इज वेरी वो ज़िया की क्रिएशन है, तो वो क्या ज़िया के खिलाफ जाएंगे। जब एक वजीर आजम आता है, वो भी ज़िया के खिलाफ चले गए, जिनीवा कॉर्ड्स पे गए, सुजुकीज के इशू पे गए, और इवेंचुअली ज़िया साहब हैड टू थ्रो हिम ऑफ। ये हाँ एक एक इनबिल्ट सिस्टम होता है कि अगर आप ये मैं एक पार्टी की वजह से कह रहा हूँ, फॉर्म 47 एंड ऑल दैट थिंग, तब भी फ्रिक्शन हो सकता है। एक पेज तो पिछली गवर्नमेंट का भी था उस वक्त के सीओएस के साथ, वो नहीं बिल्कुल, रहा। नहीं रहा। ये बिल्कुल। इतने इंट्रिकेट सिस्टम में ये इसमें इन सब शख्सियात की तारीफ करनी चाहिए जी। हमारा नाम पॉजिटिवली लिया जा रहा है पाकिस्तान का, अ, अ, आई नो बल्कि इट्स बिग थिंग जी, इट्स अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग। तो हमें, मेरा ख्याल है वहां तक बात सही है डॉक्टर साहबा की, बड़ा मैं अकीदतमंद हूँ उनका, कि एज एन एम्बेसडर और एज अ फॉरेन पॉलिसी जी प्रोफेशनल। लेकिन मेरा ख्याल है अपेंडेज वाली बात शायद दुरुस्त ना हो। हाँ, वो शायद गार्डियन की होगी। एनीवे सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। आज आपके जबरदस्त व्यूअर्स भी कमेंट्स दे रहे हैं, एंगेज भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अक्सर जो उनकी बातें हैं वो हमने एड्रेस कर ली हैं। इंशाल्लाह अगली चंद ही दिनों में आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, सर जब सर ये माय ऑनर। मामलात, बल्कि कल परसों ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी अराइव कर रहे हैं आपके फेवरेट जेडी वैंस और ईरानी डेलीगेशन। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है सर। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।